हंसो मत। चलो स्टार्ट करते हैं सीखना 1099। अब ये 1099 क्या होता है? तो कैसा होता है कि अगर आप किसी इंसान को, मतलब किसी कॉन्ट्रैक्टर को, किसी को भी अगर $600 यूएसडी और उससे ज़्यादा का पेमेंट दे रहे हो तो आपको फॉर्म इश्यू करना पड़ता है। वो होता है 1099 MISC यानी कि मिसलेनियस, और 1099 NEC यानी कि नॉन एम्प्लॉई कंपेंसेशन। देखो नाम से ही क्या पता चल रहा है कि नॉन एम्प्लॉय कंपेंसेशन, मतलब हमारे कोई एम्प्लॉय नहीं है, उसके अलावा अगर हम किसी को पैसा दे रहे हैं, एम्प्लॉय के अलावा दूसरी पार्टी को, तो इन दैट केस, और वो भी पैसा क्या $600 से 600 या 600 से ऊपर है, सो हमें उनको 1099 देना पड़ता है। अभी एम्प्लॉय हो तो उसको 1099 नहीं दे सकते, उसको क्या देना पड़ेगा? W2। अगर वो एम्प्लॉय है तो उसको हम W2 देंगे, उसकी सैलरी दिखाएंगे उसमें, तो वो उसमें कवर हो जाता है। सो सिंपल, जो एम्प्लॉय नहीं है अगर उसको आप पैसा दे रहे हो तो आपको 1099 बनाना पड़ेगा और देना पड़ेगा। इसकी ड्यू डेट होती है, जैसे कि कैलेंडर ईयर ख़त्म हुआ 31 दिसंबर को, तो जनवरी मतलब एक महीने बाद, यानी January 31 जो भी है 2000 XX, तब आपको इश्यू कर देना होता है, ये ड्यू डेट होती है उसकी। अगेन 1099 क्या है? अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो जो आपका एम्प्लॉय नहीं है, $600 या उससे ज़्यादा है, तो आपको 1099 देना पड़ता है। भाई यहाँ पे दो फॉर्म्स अवेलेबल है। MIS वैसे तो बहुत है, लेकिन मेनली हमारे काम के जो है वो दो है, 1099 मिसलेनियस एंड 1099 NEC। भी सबसे पहले NEC के बारे में पढ़ते हैं, मिसलेनियस आपको समझ आ जाएगा। अभी NEC क्या है? लाइक आप कोई भी तरह का पेमेंट करवाते हो। अच्छा, पहले 1099 में डिटेल्स क्या आती है? तो जिसको पेमेंट किया उसका नाम होता है उसमें, उसका एड्रेस भी होता है, और उसका SSN नंबर होता है। अगर इंडिविजुअल है, मतलब कोई इंसान है, तो SSN, अदरवाइज FEIN होगा। ये जैसे हमारे यहाँ GST नंबर तो नहीं बोल सकते, लेकिन CIN होता है, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन नंबर, या पान कार्ड जैसे होता है पान कार्ड, उसी तरीके से वहाँ पे SSN या तो FEIN होता है। सो वो डिटेल्स डालनी पड़ती है, और हमारी कंपनी की डिटेल्स आती है, मतलब जो पैसा पेमेंट पे कर रही है। तो ये सारी बेसिक डिटेल्स आती है। और किसको देना पड़ता है? एग्जांपल देखें तो समझ लो कि हमारी एक बिल्डिंग थी, उसमें हमने रिनोवेशन का काम करवाया, ठीक है। तो रिनोवेशन के काम करवाया तो उसके लिए हमने लेटर से $1000 पे किए किसी को। किसको पे किए? एमिली को पे किए लेटर से। वो एक लेबर थी हमारे यहाँ, उसको हमने पैसे दिए $1000, पेंटिंग करने के या तो फिर कलर काम करने के, कुछ भी। तो $1000 अगर पैसे दिए हमने, तो क्या लगता है 1099 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि ये एमिली जो है, इमली, तो वो हमारी एम्प्लॉय नहीं है पहले तो। एम्प्लॉय होती तो W2 में जाती, लेकिन एम्प्लॉय है नहीं, तो इसका आएगा 1099 NEC। क्यों? क्योंकि 600 से ज़्यादा डॉलर दिया हुआ है, और $1000 है तो मतलब ज़्यादा ही हो गया। तो वैसे सेम प्लम्बिंग का काम करवाया हमने, फिर समझ लो हमारी गाड़ी बिगड़ गई थी, उसमें खर्चा करवाया, रिपेयर काम करवाया, तो उसमें $750 लग गए, तो इसको भी 1099 देना पड़ेगा। फिर समझ लो कि कोई कोई भी तरह का आपने रिपेयर करवाया है, मेंटेनेंस काम करवाया है, कुछ भी करवाया है, तो आपको 1099 NEC देना पड़ेगा। $600 से ज़्यादा, 600 या 600 से ज़्यादा का है पेमेंट तो। हाँ, लेकिन अगर आप ये पेमेंट एस कॉर्प को करते हो, होती है ना बड़ी बड़ी कंपनियां भी होती है, जो क्या होता है, लाइक उनके पास एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो अपने एम्प्लॉयज़ आदमी भेजती है और हमारे यहाँ काम करके वो लोग चले जाते हैं। तो हमें उनको, जो हमारे यहाँ काम करने आए उनको पैसा नहीं देना होता, हमें डायरेक्टली कंपनी को पैसा देना होता है। अगर वो कंपनी एस कॉर्प है या सी कॉरपोरेशन है, मतलब कोई भी कॉरपोरेशन है, तो हमें, अगर हमने पेमेंट
कॉरपोरेशन को किया हुआ है तो हमें 1099 बनाने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता ही नहीं। इसमें अगर हम नहीं बनाएंगे तो चलेगा, हमारी लायबिलिटी नहीं है बनाने की, ठीक है। या 600 समझ लो, किसी को हमने $300 दिए, नहीं आएगा 1099। आपको मस्ती है, बना सकते हो, लेकिन लायबिलिटी नहीं है। आपने एस कॉप को पेमेंट किया, सी कॉप को पेमेंट किया, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू इशू 1099, ठीक है, हो गया। और एनईसी तो समझ गए, मतलब कोई भी तरह का पेमेंट हो वो वहाँ पे जाएगा। अच्छा, एक और है, एटॉर्नी करके एक वर्ड है, एटॉर्नी। एटॉर्नी मतलब लॉयर समझ लो, हमारे यहाँ लॉयर। किसी वकील को हमने पेमेंट किया है, उसकी फ़ीस हो, उसके डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस हो, कोई भी, किसी वकील को हमने पेमेंट किया है, एटर्नी को पेमेंट किया है, तो हमें 1099 बनाना ही पड़ेगा। चाहे भले हमने वो पेमेंट, मतलब लॉयर की, वकीलों की भी कंपनी होती है, एस कॉप होता है, चाहे ये पेमेंट एस कॉप को हुआ है, सी कॉप को हुआ है, एलएलसी को हुआ है, इंडिविजुअल को हुआ है, किसी को भी हुआ है, हमें बनाना पड़ेगा। हिंदी बोलिए भाई साहब, बनाना ही पड़ेगा। महोदय हिंदी बोलिए। जी महाशय। महोदय। सो अगर किसी अटर्नी को हमने पेमेंट किया है, चाहे ही वो एस कॉर्प हो या सी कॉर्प हो, हमें 1099 बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वो एनईसी में तो एक ही बॉक्स होता है, तो कोई टेंशन दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे हम समझेंगे। अच्छा, ये होता क्यों है 1099 बेसिकली समझे तो, जो 1099 हम इश्यू करते हैं तो वो सामने वाले के लिए वो टैक्सेबल इनकम हो जाती है, टीआई, मतलब टैक्सेबल इनकम। वरना क्या होगा, हमने तो बना दिया, जैसे हमने जो काम करते हैं ना, हम जहाँ पे, वहाँ पे ऐसा होता है। क्या करते हैं, एक इंसान समझ लो कि मैनेजमेंट फीस के हिसाब से लेता है $1000 महीने के, तो टोटल $12,000 हो गए। अभी ये कंपनी में से इसको पेमेंट जाता है, ठीक है, $12,000 का, और ये कंपनी इसको 1099 इशू नहीं कर गई, एनईसी, ठीक है। अभी इसको एनईसी नहीं दिया, तो ये अपना जब पर्सनल इनकम टैक्स रिटर्न भरेगा वहाँ पे, इसको 1040 में आता है वो रिटर्न, तो वो जब भरेगा रिटर्न, तो गवर्नमेंट के पास, आईआरएस के पास कोई डेटा ही नहीं है ये 12,000 का। उसको तो मालूम भी नहीं कि ये भाव ने इधर से 12,000 कमाया। लेकिन अगर ये कंपनी ने 1099 एनएसी बना के दिया होता इसको, मतलब कैसा होता है, 1099 की 3 कॉपी होती है, कितनी बनती है, 3 कॉपी। एक जाती है बनाने वाले को, मतलब कंपनी जिसने बनाया है, दूसरी कॉपी जिसको देना है वो, जिसको हमने 1099 इशू किया, तीसरी कॉपी जाती है आईआरएस के पास। तो आईआरएस को पता होता है कि कौन कितना कमाया। तो इसको अगर हमने 1099 दिया नहीं, तो आईआरएस को पता चला नहीं, तो इसने अपने पर्सनल रिटर्न में ये अमाउंट दिखाई ही नहीं। मतलब यहाँ के टीडीएस जैसा। हाँ, वो $12,000 खा गया, किसी को पता भी नहीं चला, कानो कान। तो ऐसा ना हो, इसकी वजह से 1099 बनाना पड़ता है। ब्लैक मनी। समझ गए। हाँ। आगे यही सब है बातें। अभी हम समझेंगे 1099 मिसलेनियस, ये थोड़ा समझने जैसा है। 2-4 बातें हैं जो लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन हमें ये थोड़ा समझना चाहिए। भाई 1099 मिसलेनियस क्या है, तो उसमें बहुत सारे बॉक्सेस है। आप कभी ऑनलाइन जाके देखना 1099 मिसलेनियस। उनमें फर्स्ट बॉक्स होता है रेंट का, भाड़ा। अगर हमने किसी को भाड़ा दिया तो हमें 1099 बनाना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। अगर हम अपनी कंपनी में से रेंट का पेमेंट कर रहे हैं, मतलब हमने कोई जगह रेंट पे ली हुई है, तो हम उसको ऑब्वियसली भाड़ा देते होंगे, तो वो जो हम पेमेंट कर रहे हैं रेंट का, तो उस पर भी 1099 बनेगा। $600 वाली ही $600 तो लिमिट लगेगा ही लगेगा, 600 से ऊपर है तभी, अदरवाइज नहीं। अगर पेमेंट किया है, और वो भी पेमेंट आप समझ लो, अगर एस कॉप को किया है या सी कॉप को किया है, तो आपको 1099 इशू करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आपने एलएलसी को किया है तो आपको 1099 बनाना पड़ता है, समझे। अगर आपने एलएलसी को किया है, एलएलई को किया है, मतलब कॉर्पोरेशन के अलावा किसी को भी किया है, तो आपको 1099 बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या होता है पता है, वहाँ पे भले ही आप एलएलसी मतलब पार्टनरशिप जैसा समझ लो कि पार्टनरशिप फॉर्म है आपकी, वहाँ पे एक होता है फॉर्म 2553।
क्या होता है फॉर्म 2553। अब इसमें कैसा होता है, आप भले ही एलएलसी हो, आप भले ही एलएलई हो, आप भले ही लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म या कुछ भी हो, लेकिन आप इलेक्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इलेक्ट। इलेक्ट मतलब आप चूज कर सकते हो, आपके पास विकल्प है कि आप अपना रिटर्न एस कॉर्प के तरीके से भरिए। समझे? हाँ अगर अगर पार्टनरशिप है तो उसका रिटर्न आएगा 1065, फॉर्म 1065 में भरना पड़ता है। एस कॉर्प है 1120 एस, सी कॉप है तो 1120, 1120 ऐसे फॉर्म्स है। पर्सनल है तो 1040, ऐसे रिटर्न सब होते हैं। तो अगर वो कंपनी ये पार्टनरशिप फर्म ने इलेक्ट किया हुआ है एस कॉर्प के जैसे रिटर्न भरना यानी कि 1120 एस में, सो इन दिस केस हमें ये एलएलसी को 1099 इश्यू करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पार्टनरशिप खुद का रिटर्न कॉरपोरेशन के तरीके से भरती है, मतलब एस कॉर्प के जैसे भरती है। तो फिर तो कुछ हमें जरूरत इसको है? 1099 भरने की जरूरत देने की ज़रूरत नहीं है। है। लेकिन अगर ये एलएलसी अपना रिटर्न पार्टनरशिप यानी कि 1065 के जैसे भरती है तो हमें इसको 1099 मिसेलेनियस में बॉक्स नंबर 1 में रेंट करके कुछ आता है उसमें इशू करना पड़ेगा। समझ में आया क्या? हाँ मगज में आया क्या? वो $600 पूरे साल की लिमिट या महीने की? पूरे साल की। पूरे साल की। फॉर द होल ईयर। ओके। और अंडरस्टूड? फॉर एवरीथिंग, मतलब वो क्या रेंट रेंट के लिए ही या सबके लिए? नहीं, बॉक्स 1 में ऐसे उसमें तो 17-18 बॉक्स है, लेकिन वो सब इतने काम के नहीं है। वो लिमिट लिमिट। लिमिट हाँ इंडिविजुअली, लिमिट तो पार्टी वाइज होगी ना भाई, क्या करते हो नींद में हो क्या? लिमिट तो पार्टी वाइज होगी ना, बॉक्स वाइज थोड़ी होती है लिमिट, पार्टी वाइज। जैसे कि मैं आपको रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, मैं इन भाई साहब को समझ लो कि क्या बोलते पंखा पब्लिक रिपेयरिंग। पंखा रिपेयरिंग का पैसा दे रहा हूँ, तो वो तो पार्टी वाइज हो गई लिमिट। तो आपकी लिमिट अगर 600 या 600 से बढ़ गई तो आपको देना पड़ेगा, इनकी बढ़ गई तो इनको देना पड़ेगा। ठीक है समझे? समझ गया। आपका कुछ सवाल है भाई, बोलिए। पार्टनरशिप एस बन गई, एस कॉर्पोरेशन इलेक्ट किया उसने। हाँ, हाँ, तो कुछ फेरफार आएगा, एलएलसी आएगा पीछे, पीछे तो एलएलसी ही लिखा होगा, तो हमें कैसे नेम तो एलएलसी ही लिखा होगा, हमें पता चलेगा ना एलएलसी से। एलएलसी लिखा हुआ है मतलब हमें उनको पूछना है, हमें क्लाइंट को पूछना है कि हे क्लाइंट, हे प्रभु, आपने जो जिसको एलएलसी को रेंट का पेमेंट दिया हुआ है उसने वो अपना रिटर्न कैसे भरने वाली है या कैसे भरती है? अगर वो पार्टनरशिप अपना रिटर्न 1065 भरती है तो हमें इसको 1099 देना पड़ेगा। अगर वो अपना रिटर्न 1120 एस के तरीके से भरती है तो उसे नहीं तो देना नहीं देना पड़ेगा। सिंपल एज दैट। क्यों? उसमें एलएलसी था, दैट मीन्स वी हैव टू आस्क क्लाइंट, वी हैव टू रेज क्वेरी कि भाई ये एलएलसी है तो ये अपना रिटर्न कैसे भरती है, 1065 या 1120s? अगर 1120s है तो वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू और वी आर नॉट लायबल टू इश्यू 1099, अदरवाइज वी मस्ट इश्यू। नहीं। समझ में आया? हाँ हिंदी। हम्म, बस तो वही है। एक और होता है, बॉक्स नंबर 10 समझा दूँ फिर ख़त्म करते हैं। बाकी सब भी बॉक्स है लेकिन वो हमारे इतने काम के नहीं है। 1099 वन बॉक्स मतलब मिसलेनियस में पहला बॉक्स, और 1099 एनईसी उसमें ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो जाता है। बाकी सब है थोड़ा बहुत, लेकिन वो हम अभी नहीं करते इसमें, ठीक है। एक होता है बॉक्स नंबर 10। वो क्या होता है, जैसे समझ लो हमने एक इंश्योरेंस लिया हुआ था या तो कुछ क्लेम था, हमारा कोई केस चल रहा है, तो हम तो केस लड़ेंगे नहीं जाके कि जज जज हमारो केस मैं अपना केस खुद लड़ूंगा, ऐसा तो बोल नहीं सकते। तो हमें बीच में एक आदमी को अपॉइंट करना पड़ता है, वो होता है अटर्नी। वो जाके जज साहब के पास ऑर्डर ऑर्डर करेगा, ऑर्डर ऑर्डर, और वहाँ पे सब केस वेस लड़ेंगे सब लोग, ठीक है। तो अगर ये केस हम जीत गए तो हमें कुछ पैसा मिलता है। क्या मिलता है? पैसा नहीं, डॉलर मिलता है वहाँ पे, डॉलर मिलता है। अभी डॉलर मिला वहाँ पे तो वो जज हमें डायरेक्टली पैसा नहीं देगा, वो कंपनी जो केस हार गई वो कंपनी पैसा देगी हमारे अटॉर्नी को, लॉयर को, और फिर लॉयर हमें उसमें से हमारा पैसा देगा। तो ये जो कंपनी है
अटॉर्नी को क्या मिला, इसको बोलेंगे ग्रॉस प्रोसीड्स। क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रोसेस। प्रोसीड्स, मतलब इसको जो मिला। इसको पेमेंट किसने दिया, ये जो हार गई उस कंपनी ने, तो उसने जो पैसा दिया इसको, डॉलर दिया। डॉलर दिया, तो वो इश्यू करेगी इसको 1099 मिसलेनियस बॉक्स नंबर 10 बता के, ठीक है। ठीक है फिर ये पैसा हमें देगा, फिर हमें इसको देने 1099 मिसलेनियस में इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन समझ लो कि $1,100,000 ग्रॉस प्रोसीड्स हुआ, ये इसने इसको दिया, अटर्नी ने वो हमें दिया। लेकिन अटर्नी ने क्या किया, अटर्नी का 10% कमीशन था उसमें, 20% कमीशन था, ऐसा समझ लो कि जो अगर वो जीता तो 20% उसका, 80% हमारा। तो 20% उसने हमने उसको दिया ही बोला जा सकता है। तो हमने उसको 20,000 पेमेंट दिया, हाँ तो वो 20,000 हमने अटॉर्नी को दिया एज अ फीस। फीस। तो वो हम किस में दिखाएंगे, 1099 मिसलेनियस बॉक्स 10 में के 1099 NEC में। उसमें तो एक ही बॉक्स होता है तो दिक्कत है नहीं, मतलब दूसरे बॉक्स है 3 4 5 6 ये, लेकिन हम एक ही में देते हैं, बॉक्स 1 में, या इसमें बॉक्स 1 में। बोलिए किस में बताएंगे, मैं तो ये ऊपर वाले में मिसलेनियस में। Miscellaneous। मिसलेनियस में ग्रॉस प्रोसीड्स होता है, वो ये हारी हुई कंपनी देती है अटर्नी को, तभी वो उसमें बताती है, हमें उसमें नहीं बताना, हमें बताना होता है NEC में, ठीक है, क्योंकि वो ग्रॉस प्रोसीड्स के लिए है बॉक्स 10। ओके। ये फीस जो हमने उसको दी है, हमारी 20,000 कमीशन दिया, वो NEC में जाएगा, वो ग्रॉस प्रोसीड्स नहीं माना जाता। ग्रॉस प्रोसीड्स तो 1 लाख है, समझे, बुझे, समझे समझे। समझे ना। तो ये हो गया हमारा 1099। Miscellaneous। ओके, से। दोबारा मिलेंगे नए कंसेप्ट के साथ, नए ए के साथ।